ओके, तो आज आपका स्वागत है हमारी एक छोटी सी कक्षा में। आज मैं जो आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आई कि सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो और हमारा बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम अभी पहले आ रहा है। 22 तारीख को उनका बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है, उससे लिए बेस्ट ऑफ लक भी सभी को। और साथ साथ मैं आपको बिजनेस की कुछ एक टॉपिक की तैयारी भी करवा रहा हूँ। और उससे पहले एक छोटा सा मैसेज जो हमारा देने का बनता है, तो और वीडियो को गेन करने के लिए आप कॉमर्स विद प्रेम कुमार सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के कमेंट में भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए। जिन 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम है तो वो भी अपनी वीडियोस बता सकते हैं कि उनको किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनका सोल्यूशन वो मेरे से चाहते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मेरे पास भी कुछ ज़्यादा टाइमिंग नहीं थी, तो हमने भी कुछ ज़्यादा अच्छे नोट्स नहीं बनाए हैं। तो हमने क्या किया कि आपकी बुक जो ज़्यादातर चलती है उस बुक का ही हमने एक PDF बनाया है, जिसके थ्रू हम अपने टॉपिक को करने वाले हैं। आज सबसे ज़्यादा क्वेरीज का जो टॉपिक कंसिडर किया गया है, उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक को करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एक करके समझेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद हम प्रैक्टिस, कुछ एक केस स्टडीज या समथिंग प्रैक्टिस को भी हम करेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम हाफ चैप्टर करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम दूसरा चैप्टर करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और ओवरऑल हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अभी पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो वर्ड बना फाइनेंस, ठीक, फाइनेंस यानी फंड हमारे पास हो गया। किसी बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस की बैकबोन जो बोली जाती है वो ये फंड बोला जाता है। फंड के बिना, पैसे के बिना तो कुछ भी वर्क नहीं होगा। जैसे बैकबोन के बिना हम वर्क नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही फंड के बिना, पैसे के बिना, फाइनेंस के बिना क्या हो सकता है, बिजनेस नहीं हो सकता। बैकबोन बोल देते हैं कई इसको हम, कई जगह पे फाइनेंस को सोल कंसीडर किया जाता है, कहीं पे बैकबोन कंसीडर किया जाता है। अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, लेकिन सभी का कुल मिला के जो एक मीनिंग बनता है वो एक ही बनता है कि फाइनेंस किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। बिना पैसे के तो हम कोई भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मेन 3 बातों को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। क्या, हमें कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, कितना पैसा हमें चाहिए, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितना पैसा चाहिए, हम इस चीज़ की बात करेंगे। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन किस टाइम पे कितना, किस टाइम पे कितना पैसा रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हाउ मच फाइनेंस, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हाउ मच फाइनेंस भी रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है। हर एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, किस एक्टिविटी के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए वो देखना। दूसरा, ये फाइनेंस, कितना फाइनेंस किस सोर्स से आएगा। हमारे पास बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं बिजनेस फाइनेंस के। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उसमें हम बात करते हैं। हमारे पास सोर्स हो सकता है, एक शेयर हो सकते हैं, हम कंपनी के, अपनी बिजनेस के शेयर इशू करें और वहाँ से ले लें, डिबेंचर से ले लें, लोन बोरिंग्स कर सकते हैं, हम लोन से फंड लेके आ सकते हैं। हमारे पास खुद का पैसा हो सकता है, जिसको हम ओनर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, ओनर्स कैपिटल बोलते हैं। इनको बोरोड कैपिटल बोला जाता है, बोरोड कैपिटल। ओनर कैपिटल के अंदर एक शेयर्स भी आते हैं और साथ में जो हमारे पास खुद का बैलेंस पड़ा होगा, अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी ओनर्स कैपिटल का पार्ट है, वो भी इसके अंदर काउंट कर लिए जाएंगे। दूसरा, जिस एक्टिविटी के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं, उस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, इस चीज़ के बारे में भी हमें देखना है। कुल मिला के हम 3 चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है या कितनी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है और कितना पैसा हमें चाहिए।
एक बात को देखना। दूसरा, वो फाइनेंस आएगा कहाँ से, वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, मतलब हम फाइनेंशियल डिसीजन, पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट का ले रहे हैं, दूसरा फाइनेंस का डिसीजन लेना चाहते हैं, और तीसरा हम देखते हैं वो प्रॉफिट डिवाइड कैसे होगा, यानी हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो डिविडेंड होता है, तो उसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इन 3 बातों के बारे में हम यहाँ पे समझ रहे हैं। आगे के टॉपिक की बात करें तो कुछ एक यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है, ठीक है, कोई भी एक डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी जेएल मैसी की एक डेफिनेशन है कि फाइनेंस मैनेजमेंट है वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी, एक बिजनेस की है, जिसमें हम फाइनेंस का इफेक्टिव ऑब्टेनिंग का मतलब क्या हो गया कि फंड, हमारे पास पैसा कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, कहाँ से हमारे पास आ रहा है, और उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं, ये देखना ही हमारे लिए क्या कहलाती है, मैनेजमेंट, फाइनेंस की मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या क्या रोल है फाइनेंस के हमारे बिजनेस के अंदर। फाइनेंस के रोल नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या रोल है हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है, हम उस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डिसीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक आ गया, एक सेकंड, तो वहाँ पे हमारे पास एक आ गया डिटरमिनेशन ऑफ फिक्स एसेट, हमें कितनी फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट है, कितना डिटरमाइन करना है, कितना पैसा, डिटरमाइन का मतलब होता है डिसाइड करना है, कुल मिला के डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हमें डिसीजन लेना है कि हमारे पास फिक्स एसेट्स के अंदर कितना पैसा लगेगा, कि फिक्स एसेट के अंदर कितना पैसा लगेगा, वो कैसे पता लगेगा फिक्स एसेट के अंदर कितना पैसा लगना है, कितना फंड लगना है। हम ये देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कितनी है। ठीक है, हमारे पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास लंबे टाइम तक स्टे कर रही है क्या। ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो हमें फिक्स एसेट के ऊपर और पैसा लगाना पड़ेगा, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। क्या जो एसेट्स हैं, जो मशीन मेरे पास हैं, क्या वो फिक्स है, क्या उनको कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। कुल मिला के ये चीज़ों का डिसाइड करते हैं हम कहाँ पे, फिक्स एसेट्स के अंदर। ये डिसाइड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। दूसरा, फिक्स एसेट्स के बाद हमें पैसे कहाँ लगते हैं, हमारे करंट एसेट्स के ऊपर लगते हैं। हमारा फाइनेंस कहाँ लगता है, करंट एसेट्स के ऊपर लगता है। करंट एसेट्स के ऊपर फाइनेंस को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए लेट सपोज कि आपने किसी को पेमेंट करना है, ये एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन को आपने पेमेंट करने हैं, कितने पेमेंट करने हैं, मान लो 50,000 रुपये आपको पे करने हैं। पर जब आपके पास इस टाइम पे करने का टाइम पीरियड आया, उस समय आपके पास जो फंड की क्या हो गई, रुपीज़ की कमी हो गई है, नहीं आपके पास आज। अगर आपके पास आज आपने किसी को पे करना है और आपके पास फंड नहीं है, क्या उससे आपकी बिजनेस की रेपुटेशन कहाँ जाएगी, बहुत डाउन हो जाएगी ना। अगर रेपुटेशन डाउन हो गई तो आपके बिजनेस के और बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें इस फाइनेंस की मैनेजमेंट करना, करंट एसेट्स की मैनेजमेंट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो कितना करंट एसेट्स के अंदर चाहिए, ये डिसीजन लेना भी जरूरी है। और ये डिसीजन किस पे बेस्ड होगा कि आपके डेली के ऑपरेशन कैसे हैं। ठीक है, डेली के ऑपरेशन कैसे हैं, डेली के अंदर आपको जो पेमेंट करनी होती है वो कितनी करनी होती है, कितना कैश आपके पास ईजिली आ रहा है पर डे के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने वाला है, एक एक करके हम आगे इन चीज़ों को देखेंगे। फिर दूसरी बात करें तो डिटरमिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म कितना फाइनेंस और शॉर्ट टर्म कितना फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस 1 ईयर से कम का, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो 1 ईयर से ज़्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस की जो नीड को फुलफिल करने के लिए इन दोनों तरह के फाइनेंस की ही रिक्वायरमेंट है। इन दोनों तरह के फाइनेंस को प्रपोर्शन बना के चलना जरूरी है। ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म ज़्यादा ले लेंगे तो फिर वो पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है, शॉर्ट टर्म ज़्यादा होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोनों तरह का है ना। लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी का मतलब कुल मिला के होती है पेइंग कैपेसिटी होती है, पेमेंट्स होती है। ठीक है, डेली की पेमेंट्स करनी है, कितनी करनी है, तो अगर ज़्यादा पेमेंट्स करनी है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए तो हमें दैट मीन लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए।
ठीक है। तो ये डिसीजन भी किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे फाइनेंस के ऊपर या सोर्स के ऊपर, जहाँ पे वो पैसा लगना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है। फिर हमें ये डिसाइड किया जाएगा, अगली बात जब हम देखेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे कि फाइनेंस डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन के अंदर, प्रोपोर्शन का तो मतलब कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है रेशो। प्रोपोर्शन के अंदर जो अलग अलग सोर्सेज हैं, फिर हमारे पास अलग अलग सोर्सेज के बारे में मैंने अभी बताया, शेयर्स हो गए, शेयर्स हो गए, दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है। डिवेंचर्स हो गए, लोन हो गया, ठीक है, बैंक लोन भी हो सकता है, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो गया, इवन नॉन फाइनेंस से भी हो गया, किसी मेंबर से लोन आपको मिल रहा है। ठीक है। तो ये सोर्सेज हो गई। इसके अलावा जो आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं, जो आपने रिजर्व बनाए होंगे अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट आपने अलग से निकाल के रखा होगा ताकि उसको ग्रोथ के समय या नीड के समय हम उनका यूज़ करेंगे, वो भी आपके पास पड़े होंगे। तो आपको उस प्रपोर्शन को डिसाइड करना है कि आपको कैसा प्रपोर्शन आप रख रहे हो, या किस प्रपोर्शन के अंदर आपको किस सोर्स से फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो डिटरमाइन करेगी। ठीक है। और इसके अलावा क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है ना। कुल मिला के फाइनेंस के डिसीजन को इफेक्ट करने वाले जो सबसे बड़े सोर्स होता है वो कौन सा होता है, वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस करने वाला सोर्स होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग होता है। ठीक है। हम टाइम पे अपने डेट पे कर पा रहे हैं, इतनी हमारे पास एबिलिटीज़ है या नहीं है हमारी फर्म के पास, वो चीज़ें देखिए। हम अब बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहला हम बात करते हैं, देखो हमारा कुल मिला के ना किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, देखो वैसे तो दो तरह की अप्रोच होती हैं किसी भी बिजनेस की, हो सकती हैं, होती क्या है, हो सकती हैं। एक की हो सकती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, और दूसरी होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जब कंपनी के लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं शेयर्स की वैल्यू के इंक्रीज होने का, शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो, इंक्रीज हो, इस चीज़ के लिए। ठीक है। किसी कंपनी के पास किसने मान लो 1 लाख शेयर हैं, ठीक है, और उसका 10 रुपये प्राइस है, तो जब उसका प्राइस बढ़ के 12 रुपये हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई, पर शेयर बढ़ाना। अब ये पर शेयर कैसे बढ़ता है, इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे डिसीजन होते हैं। हमें उसके लिए एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है। हम लोगों को टाइम पे पे कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास टाइम पे पैसा है, हमारे पास फाइनेंस है हमारे पास। ठीक है। और इसी तब हमारी फर्म की क्या बनेगी, गुडविल बनेगी, जब हम सारी चीज़ें टाइम पे पूरी कर पा रहे हैं। और जब गुडविल बनेगी तब ही हम क्या कर सकते हैं, गुडविल बनने के साथ साथ ही हम अपने शेयर की प्राइस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमारे शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो हम सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ते ही हम अपने प्राइस की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। हम खुद नहीं करते हैं वो अलग बात है, वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, या हम कह सकते हैं आरबीआई का भी नाम ना लेके, सॉरी आरबीआई मैंने एक वर्ड ही गलत लिया, सेबी की तरफ से होती हैं। सेबी किस बेस पे चेक करेगी कि आपकी डिमांड कितनी है। ठीक है। कोई डाउट इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर ज़्यादा इन्वेस्ट कैसे करेंगे, जब हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और बढ़ने के लिए हमें यही 3 डिसीजन को लेना ज़रूरी है। कौन कौन से वो डिसीजन है जिनकी हम बात करते हैं, तो पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंस, तीसरा डिविडेंड। तीनों डिसीजन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। और डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही इस टॉपिक के बारे में बात करें।
हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टॉपिक की बात करी थी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी मनी की वैल्यू का इंक्रीज होना, वेल्थ का इंक्रीज होना, मैक्सिमाइज होना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मान लो किसी कंपनी के 10,000 शेयर हैं, पर शेयर 10 रुपये का है और 1 लाख रुपए उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। क्या अगर मैं ऐसा करूं कि 10,000 की जगह मैं मान लूं कि 12,000 शेयर हो गए, 10,000 की जगह 12,000 शेयर हो गए, पर शेयर वही है, तो मेरे पास 1,20,000 रुपये की कैपिटल। यहाँ पे मेरी कैपिटल कितनी बढ़ी? 20,000 की जो कैपिटल है वो बढ़ गई। क्या मैं इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कह दूं? तो मेरा आंसर होगा नहीं, इसको थोड़ा ही बोलेंगे। यहाँ पे क्या बढ़े हैं? शेयर बढ़े हैं। शेयर बढ़े यानी शेयर होल्डर बढ़े हैं, अब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। ठीक है, ये तो गलत हो गया। तो कैसे करना चाहिए? हमें 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, उसी 10,000 शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब वो 10,000 शेयर 10,000 के 10 रुपये के ना रह के वो उसका शेयर 12 रुपये या 15 रुपये होना चाहिए। तब वो हमारे पास हम कहेंगे कि 5,000 रुपये की क्या हो गई? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मीन्स एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं, कौन है? एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं, इनका प्राइस बढ़े भाई। हाँ? बात आ गई आपको समझ में? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्राइस बढ़ना चाहिए, ना कि मार्केट में शेयर होल्डर का प्राइस कैसे बढ़? शेयर्स का प्राइस बढ़ा तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू अपने आप बढ़ गई। ठीक है, कि हमारे पास कैपिटल अपने आप बढ़ गई। नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर बढ़ाने से हमारी कंपनी में कभी बेनिफिट नहीं होता। उससे तो एक ही काम होता है कि हमारे जो कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ गए। अब इन्वेस्टर बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी भाई आपको, भाई तो गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट। अगले डिसीजन की बात करते हैं, वही तीनों बातें करते हैं। उसके लिए, उन सारी चीज़ों के लिए हमें 3 डिसीजन लेने हैं: इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। इट मीन ही शुड टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एज ए द रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने क्या लिया? हमने देखा कि हमने दोनों तरह का मिक्स यानी डेट कैपिटल का भी, यानी डिबेंचर, लोन, इनका भी यूज़ करना, और साथ में शेयर कैपिटल का भी यूज़ करना। दोनों का एक साथ यूज़ करना, मिक्स करके यूज़ करना। क्यों करना? ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम आए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट, जो अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशू करने पे एक्सपेंस आएगा, जिसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होने चाहिए? मिनिमाइज होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो प्रॉफिट निकल के आया उस प्रॉफिट को हमने कैसे बांटना है? जो प्रॉफिट निकल के आया उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है? अगर आप ये प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट है, सारा का सारा बांट देंगे तो जो फ्यूचर की जो एक्टिविटीज़ आने वाली हैं, फ्यूचर में जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, उसका पैसा कहाँ से लाओगे? क्या बार बार शेयर इशू करते रहोगे? अगर आपने ज़्यादा पैसा रिजर्व में रख लिया, ठीक है, ज़्यादा पैसा रिजर्व में रख लिया, तो हमारे शेयर होल्डर बोलेंगे हाँ हमने पैसे किस लिए लगाए हैं? जब पैसा खुद ही रखना है कंपनी ने, तो हमने पैसे किस लिए लगाए हैं? भाई हमने पैसे लगाए हैं ताकि आप हमें डिविडेंड दो अच्छा खासा। उन दोनों के बीच में एक बैलेंस डिसीजन बना के रखना ही क्या है? डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। ठीक, समझ रहे हैं आप? जब हम ये सारे डिसीजन एक अच्छे तरीके से लेंगे तो तब हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? एक ऑप्टिमम फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको लिखा हुआ है, आप होपफुली अच्छे से समझ पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें क्या कह रहा है कि सेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स will be invested and how much obtain funds from the various sources of finance and what portion of earning will be distributed as dividend। कितना डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस सोर्स से पैसा लेना है, और इन्वेस्ट कहाँ पे और कितना करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आए। ये 3 डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये हम अपने बिजनेस के अंदर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। यहाँ पे आपको अभी तीनों डिसीजन को 1 बाय 1 एक डिटेल्ड पोर्शन के अंदर बताया गया है। ठीक है,
डिटेल्ड पोर्शन के अंदर अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें लिया गया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जब हम बात करते हैं तो इट रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर चुकी थी। इट रेफर टू द सेक्शन, इट रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स को सिलेक्ट करना है कि इन विच, जहाँ पे फंड को इन्वेस्ट करना है। देखो सीधी सी बात है, इस डिसीजन को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे, मेरे को मान लेते हैं मेरे को कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है, ऑलरेडी चल रहा है या मेरे को स्टार्ट करना है। जो ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर मेरे को एक नया सेगमेंट स्टार्ट करना है, या नए बिजनेस ही नया है तो उसके लिए तो सारे सेगमेंट नए हुए। सेगमेंट का मतलब एक नई ब्रांच मेरे को स्टार्ट करनी है। अब उसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा, सबसे पहले सर्च करूंगा कि देखो मेरे को कौन कौन सी मशीनें चाहिए, उस मशीन को कितना एरिया चाहिए, है ना, कितना एरिया चाहिए, प्लस उसके ऊपर कितने हमारे मेरे को बिजनेस के अंदर कितने वर्कर चाहिए, उसके लिए कितनी वेजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है, कितने वर्कर चाहिए। फिर उसके अलावा मेरे को कुछ व्हीकल भी चाहिए होंगे, ठीक है, उसके लिए मेरे को कुछ व्हीकल भी चाहिए होंगे, कार वगैरह या लोडिंग समथिंग चीज़ें वगैरह अगर मेरे को चाहिए हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा उस प्रोडक्ट के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है। और उस रॉ मटेरियल के लिए मेरे को स्टार्टिंग में कितना लेके आऊँ कि मेरा काम चल जाए, है ना, उसके लिए कितना चाहिए कि मेरा काम चल जाए, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी अपने डिसीजन लेने के लिए। अब जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं किस एसेट्स पे इन्वेस्ट करना, जब मैं मशीन के बारे में बात करी, जब मैंने एरिया यानी लैंड के बारे में बात करी, यानी बिल्डिंग के बारे में बात करी, जब मैंने व्हीकल को खरीदने की बात करी, ठीक है, तो ये मैंने कौन सा करा, मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस के डिसीजन लिए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पैसा ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा तो उसको उतारना एक दिन का काम तो नहीं है, लॉन्ग टर्म में उतारना पड़ेगा। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा हूँ। वहीं पे जब मैं डेली के वेजेस पे करने की बात करी, जब मैंने रॉ मटेरियल की बात करी, जब व्हीकल की बात करी तो व्हीकल में पेट्रोल का एक्सपेंसेस भी आएंगे, उसकी बात करूँगा। रॉ मटेरियल की बात करी तो वो भी 1 साल से कम के टाइम के लिए मैंने बात करी है। दैट मीन मैंने किसकी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के डिसीजन की बात करी है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनके ऊपर रिलेटिवली बाकी चीज़ों से पैसा थोड़ा कम लगता है, ऐसा नहीं है कि कम ही लगता है, फिक्स एसेट्स के मुकाबले कम लगता है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। तो पहले हम सोर्स की बात करते हैं, कौन सा सोर्स है, सोर्स बोल रहा हूं मैं, फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारे इस इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, जिसका दूसरा नाम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी है। पहला कैश फ्लो, हमारे बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो कितना है, कैश का आउटफ्लो कितना है, कितना पैसा बिजनेस से आ रहा है, कितना पैसा बिजनेस से जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर अच्छी खासी अमाउंट के अंदर हमारे पास पैसा आता है तो ठीक है, हम पैसा यहाँ से यूज़ कर लेंगे, नहीं तो फिर हमें पैसा अरेंज करने के लिए शेयर वगैरह या कुछ और चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैं जिस एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस एसेट से मेरे को फंड पैसा निकल के कितना आएगा। मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 1 लाख रुपये ऊपर मिनिमम 1% का अगर मैं इंटरेस्ट लगाता हूँ तो मेरे पास 1000 रुपये निकलना चाहिए, निकल मेरे को 500 ही रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा? नहीं। तो ये 1 लाख की एसेट मेरे को कितना कैश जनरेट करके दे रही है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। वो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल, मेरी कैपिटल पे रिटर्न कितना है, ठीक है, बात आई समझ में, रिटर्न कितना आएगा। रिटर्न अगर मेरा इंटरेस्ट रेट से, अगर मेरा वो रिटर्न मेरे इंटरेस्ट रेट से क्या आ रहा है, ये इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट से भी कम आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, अगर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। इक्वल पे भी हो सकता है कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ आगे फ्यूचर को देखते हुए, बट आज के टाइम पे तो ज़्यादा नहीं है ना। अगले टॉपिक की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मीनिंग क्या है कि जब कोई भी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को देख के चलते हैं। किस किस चीज़ों को? ऊपर तीनों बातें करी हमने, है ना। रेट ऑफ रिटर्न की भी बात कर ली हमने इंटरेस्ट रेट की भी बात करी है, कैश फ्लो पोजीशन की भी बात करी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलके क्राइटेरिया बनाती हैं। वो क्राइटेरिया देखा जाएगा कि हमें कैपिटल बस्टिंग के ऊपर डिसीजन कितना इन्वेस्ट करना है, कम करना है कि नहीं करना है, करना भी है कि नहीं, है ना, करना भी है कि नहीं, वो भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजन की बात हुई। अब शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म के डिसीजन के अंदर क्या देखेंगे? शॉर्ट टर्म डिसीजन डिपेंड करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन पे। वर्किंग कैपिटल की पोजीशन का मतलब क्या हुआ है? वर्किंग कैपिटल का मतलब, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल में यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास करंट एसेट से कितना पैसा आ रहा है एक साल में और करंट लायबिलिटी से कितना जा रहा है। जो बचा हुआ पैसा है वो मैं क्या करूँगा? अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करूँगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ चाहिए? किसी को पेमेंट करनी है ना, सैलरी की पेमेंट करनी है, वेजेस की पेमेंट करनी है, कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मेरे को अपनी कैश फ्लो पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर मेरे को कैश फ्लो पोजीशन मेरे को कह रही है कि ठीक है डेली पैसा आता रहता है, कस्टमर आते हैं, पैसा दे जाते हैं, उधार ले जाते हैं, फिर पैसा दे जाते हैं, लगातार सही सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छा ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास उधार जाती है, थोड़ा टाइम लगता है आने के अंदर, तो फिर आपको अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म की में ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक। बात आ गई है समझ में? चल अगले डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो अगला डिसीजन कहलाता है हमारा फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये क्या है, कितना फंड कहां से लेना। पहली बात तो ये किस पे डिपेंड करेगा? आप सीधी सी बात है, आप ही बताइए किस पे डिपेंड करना चाहिए। हमने अभी देखा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, कहाँ से जाएगी, वो देखना है, हाँ? इन्वेस्टमेंट कहाँ से, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट पे ज़्यादा करनी है या लॉन्ग पे करनी है? तो अगर फिक्स पे ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे भी हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो हम लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज़ करेंगे। लॉन्ग टर्म सोर्स के अंदर क्या क्या आ गया है? शेयर आ गई, डेट आ गया, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सोर्स हो गई, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म सोर्स का पार्ट है। लेकिन वहीं अगर मेरे को वर्किंग कैपिटल के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो मेरे को शॉर्ट टर्म से कर लूँगा कि थोड़ा पैसा होगा, जल्दी पेमेंट भी हो जाएगा, मैं शॉर्ट टर्म सोर्स से शॉर्ट टर्म लोन ले सकता हूँ, है ना। बात आ गई समझ में? यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है एक फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में, ठीक है। ऐसे कोई भी डिसीजन जो फाइनेंस से रिलेट करते हैं उन सभी को फाइनेंशियल डिसीजन बोला जाता है, ठीक है। तीन ही डिसीजन के बारे में बात कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड डिविडेंड डिसीजन, तीनों के बारे में हमने बात कर। जबकि फाइनेंसिंग डिसीजन एक फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट है। फाइनेंशियल में तीनों आ गए और फाइनेंसिंग के अंदर सिर्फ उसका एक पार्ट आया। बात आई समझ में ना? हमारे पास डिसीजन था फाइनेंशियल डिसीजन, इस फाइनेंशियल डिसीजन के तीन पार्ट हुए, एक बना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा बड़ा डिविडेंड। तो फाइनेंसिंग डिसीजन पार्ट है किसका? फाइनेंशियल डिसीजन का। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को पे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको इफेक्ट करने वाले पहला डिसीजन है कॉस्ट। जो हम एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? यहाँ पे कॉस्ट है फाइनेंस की कॉस्ट, जहाँ से हम पैसा ले रहे हैं। शेयर ले रहे हैं तो शेयर के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, शेयर इशू करने पे खर्चा कितना है। अगर हम डेट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उस लोन के ऊपर कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो जो ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनती है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बनती हैं। और हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी आ रही है हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, किससे कमानी चाहिए कॉस्ट, किससे कमानी चाहिए? ये कॉस्ट कमानी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम आनी चाहिए,
किससे आनी चाहिए कम? हमारे रेट ऑफ रिटर्न से, ROI से कम होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50 रुपये किसी से मिल रहे हैं और इन्वेस्ट अगर 25 हुए, मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा ना, नहीं तो क्यों इन्वेस्ट करूंगा। फिर रिस्क, जहां पे इन्वेस्ट करने वाले हो भी वहां पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। और रिस्क इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे, अगर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो हम सोर्स भी कैसे यूज करेंगे जो लेस रिस्की है। वहां पे अगर ज्यादा रिस्क है तो यहाँ पे हम अपोजिट बात करेंगे। डेट कैपिटल इज मोस्ट रिस्की। डेट कैपिटल कौन सी है? ज्यादा रिस्की होती है। क्यों? इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। लेकिन दूसरी बात करें, जो शेयर्स हैं वो क्या होती है? वो लेस रिस्की होती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, वो ओनर है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो पे नहीं करना है। तो ज्यादा रिस्की बिजनेस में डेट का यूज कम करें, शेयर्स का ज्यादा करें। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर इशू करने की कॉस्ट, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, एक फर्म की कैश फ्लो पोजीशन कितनी है, कितना कैश बिजनेस में आ रहा है, कितना जा रहा है। अगर ज़्यादा कैश बिजनेस में अच्छे से आता जाता रहता है तो हमें फाइनेंस बाहर से कम चाहिए होगा, एनीवेज हमें ज़्यादा चाहिए होगा। एक सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट पे आप इंटरेस्ट आसानी से पे कर पाओगे। द फंड्स ऑफ द कैपिटल कैन बी इजिली मेड, देयरफॉर ऑर्डर टू टेक एडवांटेज चीप फाइनेंस डेट कैन बी प्रायोरिटी, ठीक है। डेट को चीप फाइनेंस बोला जाता है क्योंकि शेयर इशू करने पे ज़्यादा खर्चा आता है। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशंस, हमारे बिजनेस के अंदर फिक्स्ड ऑपरेशंस कितने हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप की कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी, जैसे रेंट हो गया, बिल्डिंग का पेमेंट, सैलरी की पेमेंट हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट चल रहा है वो आ गया, ठीक है। शेयर इशू कर रहे हैं तो उसका डिविडेंड आ गया, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आ गई, ठीक है। तो ये सारी फिक्स्ड हैं, जो पे फिक्सली पे करनी है, ठीक है। ये क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे, ठीक। अगर ये कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, ठीक। देयरफॉर डेट कैपिटल शुड नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन द डेट एक्सेट्रा इफ द लेवल ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेशंस कॉस्ट इज इन एक्सेस, इट इज बेटर टू कीप द फाइनेंशियल कॉस्ट एट देयर मिनिमम। फाइनेंशियल कॉस्ट को कम से कम रखना है तो हम क्या करेंगे? डेट का यूज कम करेंगे। ऑन द कंट्रेरी इफ द लेवल ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट इज लो, अगर फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट कम है तो हम डेट का यूज ज़्यादा कर लेंगे। अरे फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है ना, रेंट, बिल्डिंग, ये सारी हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है, ज़्यादा पे करनी पड़ती हैं तो भाई सस्ता ढूंढ लो तरीका। अगर आपने रेंट पे करना ही करना है, देखो एक सीधी सी बात समझो इसको, मेरे को लगता है यहाँ थोड़ा बातें ज़्यादा टेढ़ी घुमा रखी है। सीधी सी बात करो, आपको पता है आपको रेंट पे करना है, पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, रेंट तो पे करना पड़ेगा। आपको बेस सैलरीज पे करनी है, तो बिजनेस चल रहा नहीं चल रहा, वर्कर रखे हैं तो सैलरी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट है। कौन सी? फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट है। और अगर ये फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट है, ये आपको पता है कि ये तो आपको करनी ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए, ठीक है, करनी ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए, तो आप चाहोगे कि ये फिक्स कॉस्ट है, इसके साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट आप इंटरेस्ट और बढ़ा लो, ये भी पे करना ही करना पड़ेगा। ऐसा आप चाहोगे मैं शेयर का यूज़ कर लूँ, अगर फिक्स पे करने के बाद ये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, अगर ये पे करने के बाद प्रॉफिट कम भी बचा तो भी शेयर होल्डर में डिवाइड करना है, ज़्यादा बच गया तो भी शेयर होल्डर में डिवाइड हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, इसलिए इंटरेस्ट का यूज़ कम करो। लेकिन तभी आई कम रही है, ये ऑलरेडी मिनिमम है, ऑलरेडी फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट कम है, तो क्या करो? फिर तो भी ठीक है, डेट भी दे देंगे, क्या चक्कर है, ज़्यादा पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर में चला जाएगा। मेन काम तो शेयर होल्डर में देने का है, अगर शेयर होल्डर को कम जाएगा तो दिक्कत आएगी। कंट्रोल कंसिडरेशन, ठीक है, कंट्रोल कंसिडरेशन, हम चाहते हैं हमारा बिजनेस ज़्यादा हाथों में ना जाए तो हम डेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि शेयर इशू करने से ज़्यादा शेयर होल्डर बनेंगे, बिजनेस ज़्यादा हाथों में चला जाएगा। और उल्टा, अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की तो कोई बात नहीं है, आप शेयर का इशू का यूज़ करिए, बल्कि अच्छी बात है, आपकी डेट कैपिटल बचेगी, परमानेंट एक्सपेंसेस है वो आपके कम होंगे। यहाँ पे एक आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ के ऊपर शेयर इशू करने पे खर्चा ज़्यादा आता है, सीधी सी बात है।
और यहाँ पे डेट कैपिटल को ज़्यादा रिस्की बताया गया है, क्योंकि आपको प्रॉफिट है चाहे लॉस है कुछ भी है आपको पे करना ही पड़ेगा इन एट एनी कॉस्ट। ठीक। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर पोजीशन कैसी है, आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर पोजीशन बेस्ट चल रही है, आपको शेयर का प्राइस अच्छा चल रहा है तो आप इक्विटी शेयर का इशू करिए, नहीं तो भाई मार्केट में आपके शेयर का प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर शेयर का प्राइस नहीं मिलेगा तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, कलेक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये डिसीजन दूसरा डिसीजन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिविडेंड डिसीजन है आज के दिन का, हम ये लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही दूसरा करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, ये 30-35 मिनट से ज़्यादा एक बार में पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो बीच में 2-4-5 मिनट का गैप ले लेना चाहिए। हम इस टॉपिक के बाद गैप लेते हैं। हमारा डिसीजन है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड यानी प्रॉफिट्स का शेयर जो शेयर होल्डर को पे करना है। इसके बारे में नॉर्मली बात किया कि अगर ज़्यादा हम पे करेंगे, ज़्यादा जो हम रिजर्व रखना है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। अगर आप ये लिखा हुआ है, आप रिटेन्ड अर्निंग अगर ज़्यादा करोगे तो भी दिक्कत है, आप डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप डिविडेंड ज़्यादा दे दिया तो फ्यूचर के में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनका गेन कम कर पाएंगे, और अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा कर ली, ठीक है, तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे अगर आपने डिविडेंड देने ही नहीं है तो आप हमारे से शेयर क्यों खरीदवा रहे हो, वो अपनी पैसा निकालना शुरू कर देंगे। दोनों के अंदर एक बैलेंस डिसीजन लेना ही हमारे लिए क्या है? एक डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग अच्छी आ रही है, ज़्यादा पे कर देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर हम रेगुलर एक लमसम प्रॉफिट, एक जैसा प्रॉफिट हर बार अर्न कर रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, हम पेमेंट अच्छे से कर पाएंगे, हम ज़्यादा पे कर सकते हैं और डिविडेंड भी ज़्यादा, रिटेन अर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, एक कंपनी की कई बार पॉलिसी होती है कि उसको क्या करना है, हर बार 5% प्रॉफिट देना ही देना है, 50% डिविडेंड देने देना है। मतलब एग्जाम्पल 5% देने ही देना है, तो अगर किसी साल कम आया तो प्रीवियस ईयर के जो रिजर्व पड़े होंगे वहाँ से दे देंगे। उस वहाँ पे एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम होता है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, वो वहाँ से निकाल के रख देंगे। और अगर कभी आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट आ गया तो आप क्या करोगे? वो पैसे निकाल के कहाँ डाल दोगे? आप नॉर्मल प्रॉफिट दोगे अपने शेयर होल्डर्स को, और जो एक्सेस प्रॉफिट है वो आप डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व के अंदर डाल दोगे, रिजर्व ज़्यादा रख लोगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा है तो आप रिटेन अर्निंग ज़्यादा करेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यानी बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, आप नया कोई वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, नया कोई सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको फिक्स एसेट पे ज़्यादा चाहिए तो आप रिटेन अर्निंग ज़्यादा करोगे और डिविडेंड आप कम पे करोगे, अपोजिट वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा ही नहीं, अपोजिट। हमारे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है? कैश फ्लो हमारे पास अच्छा खासा आ रहा है, डिविडेंड दे दो। कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो डिविडेंड कम दे दो, देना तो पड़ेगा, कम दे दो। देन शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर हमारे हैं वो कैसी प्रेफर करते हैं? वो कैपिटल गेन ज़्यादा चाहते हैं। कैपिटल गेन का मतलब होता है शेयर्स का कॉस्ट, या वो अर्निंग ज़्यादा चाहते हैं। देखो एक बात, सीधी सी बात समझना, इसको मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सेस बता देता हूँ, वैसे अभी टाइम इतना नहीं है लेकिन फिर भी चलो। अगर हमारे पास बिजनेस में ऐसे ज़्यादा पर्सनस हैं जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हमारे शेयर होल्डर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिनका काम इन्वेस्टमेंट है। दूसरे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे आप बोलते नहीं है कि इंट्राडे करने वाले या स्विंग, हफ्ते में 1-2 ट्रेड ले लेते हैं, ऐसे लोग हैं प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन लोगों को चाहिए होता है शेयर का प्राइस। 10 रुपये का खरीदा, शेयर का प्राइस 20 रुपये हो गया, सेल। और ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, इनको चाहिए होता है डिविडेंड। तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस कैसी है, लॉन्ग टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो उसी बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिविडेंड का डिसीजन भी लेना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है, एक टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर भी डिपेंड करता है भाई टैक्स कितना पे करना है। ठीक है, अगर हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है तो हमें डिविडेंड, हमें रिटेन अर्निंग, क्योंकि पहले देखो एक सीधी सी बात है, पहले में क्या करना पड़ता है, पहले में टैक्स पे करने पड़ते हैं, उसके बाद डिविडेंड होता है। तो टैक्स आपने पहले दिया, मतलब इस डिविडेंड के अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स दिया,
तो जितना आप डिविडेंड दे रहे हो, आपको अगर डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, डिविडेंड कम दे रहे हो ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उल्टी एक और बात भी की जाती है, लेकिन आजकल के दिनों में, वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन आजकल के दिनों में जो डिविडेंड होता है वो कैसा चलता है, टैक्स फ्री चलता है। अगर डिविडेंड 10 लाख तक की अमाउंट तक का टैक्स फ्री होता है, वैसे अब उसको लिमिट को हटा दिया गया है, अब टैक्स फ्री ही कर दिया गया डिविडेंड, क्योंकि उस पर उसके बाद एक बार कंपनी ने टैक्स दे दिया, ठीक। तो इस बार शेयर होल्डर ट्राई करते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा डिविडेंड मिले, ठीक है, ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा क्योंकि उनको उसके ऊपर पैसा नहीं देना, किसको, गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को। हमारे पास स्टॉक मार्केट में रिएक्शंस कैसी हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, फाइनेंस के अंदर भी, ठीक है। कैपिटल मार्केट के अंदर हमारी पोजीशन कैसी चल रही है ये बात करेंगे। और लीगल कंसल्टेट यानी कंपनी का जो आर्टिकल 2005 है, इसके बारे में आई थिंक यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ये रहा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 205 ऑफ द कंपनी लॉ, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर की प्रॉफिट में से पे किया जा सकता है, एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस मेड फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए प्रोविजन बनाने के बाद जो पैसे बच गए, आप उसमें से क्या कर सकते हैं, डिविडेंड को पे कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्चुअल, हमने डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हम आपको इतना पेमेंट मिलेगा, अगर पेमेंट मिलेगा तो पहले वो पे करो और फिर डिविडेंड पे करो। फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कृपया आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये दिक्कत है या ये चीज़ समझने में हमें दिक्कत आई है, प्लीज़ सर दोबारा समझा दीजिए, तो मैं इस टॉपिक को दोबारा भी कंक्लूड कर लूँगा। लेकिन उससे पहले अब तक आपका टाइम है, जब तक मैं दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। आपका टाइम, आपका एक ही काम है, आप क्या करेंगी, आप यहाँ तक के टॉपिक को आप स्टडी करके आएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।